और मेरे पीछे आप ब्यूटीफुल नज़ारे देख सकते हैं। आज थोड़ा नगरकोट फॉगी है बट एक दो दिन से बहुत क्लियर था। और पीछे पूरा आपकी ये जो माउंटेन्स हैं इसके बिल्कुल पीछे आपके माउंट एवरेस्ट है। भाई फाइनली मैं आके अभी बैठ गया हूँ और एयर इंडिया वाले इतनी बेइज्जती करवा रहे हैं लड़कों की, जेंट्स की और फीमेल की अलग अलग लाइन बनवा रहे हैं। दैट मीन्स मतलब इतना एम्बैरेसिंग है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। सो गाइस दिल्ली आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेरा अपना शहर है। और एक बड़ी अजीब सी नोटिस भी चीज़ मैंने आज करी कि दिल्ली ट्रांसिट भी है और यहाँ पे इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो एंड अनदर डे। और आज फाइनली है लास्ट डे नगरकोट के अंदर, नेपाल के अंदर। और अभी मैं नगरकोट में हूँ अपने होटल में और यहाँ से अब मैं फाइनली जा रहा हूँ दिल्ली और फ़्लाइट लेने वाला हूँ यहाँ से। अभी एयरपोर्ट पहुँचूँगा और मेरे पीछे आप ब्यूटीफुल नज़ारे देख सकते हैं। आज थोड़ा नगरकोट फॉगी है बट एक दो दिन से बहुत क्लियर था। और पीछे पूरा आपकी ये जो माउंटेन्स हैं इसके बिल्कुल पीछे आपके माउंट एवरेस्ट है, हिमालयन रेंज है। और दुनिया के सबसे बड़े जो पहाड़ हैं वो जस्ट मेरे सामने हैं। और जब भी वेदर क्लियर होता है तो ये पूरी माउंटेन रेंज जो नेपाल के दुनिया के सबसे बड़ा माउंटेन है वो आपको यहाँ से दिखते हैं। और नगरकोट आप लोगों को मैंने पूरा ऑलरेडी समझाया कि किस तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हैं और उसके बाद कौन सी मेजर प्लेसेस आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। बट ऑन फाइनल नोट मैं बोलना चाहूँगा कि नेपाल का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। अभी तक की जितनी कंट्रीज़ मैंने की हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। चाहे इसको आप ये भी कह सकते हैं कि नेपाल इंडिया का खाना सेम है और वेदर से लगभग सेम है। यहाँ पे भी 6-7 डिग्री है, दिल्ली में भी 6-7 डिग्री है। तो ये काइंड ऑफ एक इमोशनल अटैचमेंट है नेपाल और इंडिया का। और दोनों कंट्रीज़ बहुत सारा हेरिटेज एक साथ शेयर करती हैं जिसमें आपका काशी विश्वनाथ है, बद्रीनाथ है और यहाँ पर पशुपतिनाथ है। तो ये मेरे लिए थोड़ा एक्चुअली होमली कंट्री थी तो मैं थोड़ा पार्शियल हो रहा हूँ नेपाल के लिए। बट अमेजिंग टाइम मेरा नेपाल के अंदर रहा। अमेजिंग कंट्री, अमेजिंग लोग। आप लोग भी नेपाल आइए, इसे घूमिए और यहाँ के गाँव के कल्चर को, यहाँ की डिफरेंट ट्राइब्स हैं, नेवाड़ी हैं, गोरखा हैं, शेरपा हैं और माउंटेन्स हैं और सिटीज़ हैं। तो आप नेपाल को एक्सपीरियंस कीजिए। और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है नेपाल को घूमना, जैसे बाकी कंट्रीज़ हैं आपकी एशिया में वैसे ही नेपाल है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। और मेरा बहुत अमेजिंग टाइम रहा नेपाल घूमने में। आई हैड अ ब्लास्ट एंड मैं भी शायद इस साल में मैं शायद दोबारा नेपाल आऊँ। मोस्टली मैं एक कंट्री को दोबारा नहीं जाता बट ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेपाल की गर्मियाँ भी मुझे देखनी हैं और मुझे बहुत सुंदर नेपाल लगा और बहुत पसंद आया। तो आज के दिन को फाइनली शुरू करते हैं दिल्ली पहुंचने के लिए। और टाटा बाय बाय टू नेपाल एंड हैड अ ग्रेट टाइम टू नेपाल। एंड आई होप कि बहुत सारे नेपाली लोग भी इंडिया आएँ, इंडिया को एक्सप्लोर करें और हमारा ब्रदरहुड भाईचारा और बढ़े। और बहुत सारे नेपाली ऑलरेडी हमारे फोर्स में भी हैं, हमारे देश में हैं, काम करते आए हैं, रहते आए हैं। और सेम यहाँ से इंडिया के भी काफ़ी लोग नेपाल आके अब रहने लगे हैं। तो बहुत अमेजिंग टाइम रहा और अब यहाँ से बढ़ते हैं फाइनली आगे। सो गाइस फाइनली नगरकोट को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। आपको ब्यूटीफुल नज़ारे यहाँ से। अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ से सीधा एयरपोर्ट। बट एरियन का जो प्लान है, यू गोइंग काठमांडू राइट? फॉर हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू बी इन काठमांडू लाइक इन नेपाल? more than a month more and you are here from last 2 months? Yeah. So ये लगभग अभी 3 महीने से यहीं पे है और नेपाल को एक्सप्लोर कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवलिंग इस तरीके से भी करते हैं कि एक कंट्री को 2-2, 3-3 महीने दिए जाते हैं ताकि उसकी सारे पॉइंट्स को देखा जाए, समझा जाए और उसके बाद ट्रैवल किया जाए। तो इसी तरीके से आर्यन भी जो है अभी पूरा नेपाल को पोखरा आया, नगरकोट आया, काठमांडू आया, इस तरीके से पूरे नेपाल को एक्सप्लोर कर रहा है। और मेरा एक्सप्लोरेशन जो था वो काठमांडू और नगरकोट तक का था। ज़्यादा मैं नहीं कर पाया क्योंकि अब नेक्स्ट कंट्री मुझे यहाँ से आगे जाना है।
बट अमेजिंग टाइम रहा नागरकोट का, यहाँ के लोगों का, बच्चों का, गांव के लोगों का, और मतलब बहुत रूरल और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था नागरकोट स्पेशली आने का। तो गाइस फाइनली इमिग्रेशन जो है वो हो गया है, और अभी मैंने इमिग्रेशन जो नेपाल का था वो सारा क्लियर करा है। अभी मैं जस्ट एयरपोर्ट के अंदर आया हूँ, ये पूरा नेपाल एयरपोर्ट है अंदर। अच्छा, इंडिया और नेपाल ये दोनों एयरपोर्ट के साथ एक इशू है। ये अभी थाईलैंड में मुझे इशू नहीं फेस हुआ कि जब भी आप यहाँ पे बैग जो है, जब सामान आप सबमिट करते हैं तो जो आपका कैबिन बैगेज होता है इसको पूरा खुलवाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनिक्स निकलवाते हैं और एक एक सामान निकलवाते हैं। तो वो प्रोसेस जो था थाईलैंड में नहीं था, उसमें सिर्फ आप बैग सबमिट करते हैं और वो अपने आप उसे स्कैन कर देते हैं बिना किसी इशू के। तो आई होप गाइस इस पे इंडियन और नेपाल इमिग्रेशन काम कर सके। और ये जो इतना बड़ा टास्क है कि आप एक एक चीज़ उतारते हो, जूते भी उतारते हो, बेल्ट भी उतारते हो, वो ठीक है, चलो जूता बेल्ट और जैकेट तो मैं समझ सकता हूँ कि उसका नहीं है, बट एक एक इलेक्ट्रॉनिक्स को निकालना और एक एक इलेक्ट्रॉनिक को, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि बड़े देशों में इस तरीके से इमिग्रेशन नहीं होता है। बट ठीक है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ आई होप ये चीज़ आए इंडिया और नेपाल के अंदर भी। बट नेपाल का इमिग्रेशन काफ़ी इजी रहा, और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे ये लगी कि नेपाल के अंदर आपका लोग जो है बड़ा वर्ड टू वर्ड बात करते हैं। यहाँ पे मतलब ऊट पटांग बोलना और फालतू बकवास करना ये सब नहीं है। तो नेपाल इमिग्रेशन में मेरा फ्रैंकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इमिग्रेशन के लोग मुझे काफ़ी यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिले। अच्छा, इंटरनेशनल जो अगर आप देखेंगे कि नेपाल में यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, ये सब काफ़ी यहाँ पे लोग मलेशिया जा रहे हैं, काफ़ी लोग दुबई जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं। दैट मीन्स काफ़ी नेपाल के लोग काम के लिए इन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे इसलिए आपको कतर एयरवेज दिखेगी, एयर इंडिया दिखेगी, नेपाल एयरलाइन दिखेंगी, ऐसी मलेशिया की एक एयरलाइन दिखेगी। तो इस तरीके से मेजर ट्रैवल आपको यहाँ पे नेपाल में होता दिखेगा। और उसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ट्रैवल करते हुए अपने याद रखनी है कि आप कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हमेशा अपना जो बैग है, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी देश से आ रहे हैं, आप अपने बैग को जाने से पहले एक बार पूरा खाली कर लें, उस बैग को अच्छे से झाड़ लें, उसको चेक कर लें। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको कुछ नहीं पता कि बहुत सारे इंसिडेंट में किसी का कोई सामान आपके बैग में गिर जाए, कुछ ऐसा हो जो आपको दिक्कत कर दे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये कस्टम इमिग्रेशन और लॉ ऑफ द लैंड का इशू है, तो आप बहुत बुरा फंस जाएंगे। तो ये हैबिट हमेशा डाल के रखिएगा कि जब भी आप फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी कंट्री से जाने से पहले भी और अपनी कंट्री में आने से पहले भी अपने बैग को पूरा साफ़ कर लें, सारा सामान चेक कर लें और देख लें कुछ भी ऐसा ना हो, कोई नाइफ़ ना आ जाए, कुछ ऐसा ना आए जो आपको इशू क्रिएट करे। और ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मेजरली याद रखनी है जब भी आप ट्रैवल करने वाले हैं किसी भी फ़्लाइट के साथ, किसी भी एयरलाइन के साथ। बाकी गाइस जो सेफ़ गाइडलाइंस है उसमें आपको सबसे ज़रूरी हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि आप हमेशा अपने साथ एक फ़िज़िकल टिकट कैरी करें। दैट में से कागज़ पे प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर चलें। सेफ़र साइड पे मान लीजिए अगर आपके पास एक ही फ़ोन है और वो फ़ोन का डिस्प्ले टूट जाता है, वो फ़ोन चोरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो टिकट ना होने की वजह से आपकी फ़्लाइट छूट जाएगी। और बेटर है कि अगर आप एक फ़िज़िकल टिकट जो है उसको निकालें और हमेशा अपने साथ रखें। कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं, ये गोल्डन रूल हमेशा आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जो टिकट है उसको कैरी करना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत एसेंशियल पॉइंट है, ताकि कोई इमरजेंसी में एटलीस्ट आपकी फ़्लाइट ना छूटे। क्योंकि फ़्लाइट्स भी आपकी कई बार 15,000 की होती हैं, 12,000 की, 13,000 की, 20,000 की, 25,000 की फ़्लाइट की कॉस्टिंग होती है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लॉस हो सकता है। और उसके अलावा मैं आज फ्लाई करने वाला हूँ एयर इंडिया के साथ। जब मैं नेपाल आया था तब मैंने इंडिगो से फ्लाई किया था, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा था इंडिगो का, कोई इश्यूज़ नहीं आए और मैंने वो चीज़ सिम बताई भी थी। आज मैं एयर इंडिया से फ्लाई करूँगा और उसके बाद देखते हैं कि एयर इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। आई होप कि अच्छा रहे और कुछ इश्यूज़ ना आए, बट फिर भी मैं ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस तरीके की चीज़ें मुझे ठीक लगी और किस चीज़ें एयर इंडिया में ठीक नहीं लगी। तो अब चलते हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। भाई फाइनली मैं आके अभी बैठ गया हूँ और एयर इंडिया वाले इतनी बेइज्जती करवा रहे हैं, लड़कों की, जेंट्स की और फीमेल की अलग अलग लाइन बनवा रहे हैं। दैट मीन्स मतलब इतना एम्बैरेसिंग है, मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरीके का बिहेवियर। मेरे लिए बड़ा न्यू है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर लेडीज़ जेंट्स की लाइन अलग करो और इस तरीके से बात करना है, ये चलिए साइड हुई है, ये वो, मतलब देखते आगे देखते हैं खाना कैसा होगा और बाकी चीज़ें कैसी होंगी। बट इंडिगो इज़ मच बेटर, आई वुड से मच बेटर देन एयर इंडिया। सो गाइस फाइनली अभी मैं लैंड हो गया हूँ दिल्ली के अंदर और टर्मिनल 3 पे मैं अभी हूँ।
और मैं इधर आपको चीज़ें बता देता हूँ कि सबसे पहली बात तो कि अभी मेरा इमिग्रेशन हुआ है और इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा और इस बार जैसे मैंने बताया था हर तरीके के लोग होते हैं, तो इस बार इमिग्रेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, सबसे पहले बात आ जाते हैं एयर इंडिया के ऊपर। तो एयर इंडिया का भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो ग्राउंड स्टाफ की सिर्फ मुझे एक एयर इंडिया की चीज़ अच्छी नहीं लगी कि फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, वर्ल्ड ट्रैवलर्स आते हैं, एयर इंडिया की रिप्रेजेंटेशन है एयरलाइन की। तो फ़्लाइट बहुत अच्छी थी, एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा था, खाना बहुत अमेजिंग था। बट मुझे एक हरकत अच्छी नहीं ग्राउंड स्टाफ की कि लेडीज़ अलग हो जाओ, जेंट्स अलग हो जाओ, लाइनें अलग बनाओ। ये मतलब आपको समझना चाहिए कि आप इंटरनेशनल गेस्ट आ रही हैं, वर्ल्ड ट्रैवलर्स आ रहे हैं, दुनिया के लोग आ रहे हैं, आप ये क्या मतलब कौन सी एयरलाइन में? तो आज तक डोमेस्टिक में भी कभी चीज़ नहीं देखी कि आप लेडीज़ और जेंट्स की अलग लाइनें बनवा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी मतलब बड़े अजीब सी चीज़ थी ये। बट उसके अलावा आई वुड से कि जो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि एयर इंडिया खाना आपको साथ ही देता है टिकट के। तो आपको बाकी एयरलाइंस जो आती हैं वो आपसे सर ये 200 रुपये की डिश है, 300 रुपये, वो सब ड्रामा नहीं होता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप टिकट में 200-300 की मील ऐड कर दीजिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और उस चीज़ की वजह से बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस एयर इंडिया का फ्रैंकली इस बार रहा। सो गाइस, दिल्ली आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेरा अपना शहर है। और एक बड़ी अजीब सी नोटिस भी चीज़ मैंने आज करी कि दिल्ली ट्रांसिट भी है और यहाँ पे इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इतनी कंट्रीज़ के लोग आते हैं, इतनी स्टेट्स के लोग आते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको अफ़गानी सुनने को मिलेगी, आपको यहाँ पे उर्दू सुनने को मिलेगी, आपको यहाँ पे हिंदी तो चलती ही है। उसके बाद यहाँ पे पंजाबी लोग इतने टाइम से हैं तो पंजाबी लैंग्वेज भी दिल्ली की है, हरियाणवी है। उसके बाद आपके यूपी के भी डायलेक्ट्स दिल्ली के अंदर हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे साउथ के बहुत लोग मिलेंगे, मलयाली यहाँ पे आपको मिलेगी, तमिल मिलेगी। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल लैंग्वेज भी। तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में जब आप ट्रैवल करते हैं दिल्ली में किसी और कंट्री से, आप इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हैं तो आपको समझ आता है कि एक्चुअली दिल्ली कितना बड़ा पॉइंट है। क्योंकि अब लोगों को कोरिया भी जाना है तो नेपाल से उन्हें फ़्लाइट पहले दिल्ली लेनी पड़ी, अब दिल्ली ट्रांसिट से वो कोरिया पहुँचेंगे। तो मतलब एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा शहर भी है दिल्ली, बड़ी हिस्ट्री है इस शहर की। और उसी रीज़न की वजह से बड़ी मुझे खुशी हुई। और अभी रात के 11:30 बज गए हैं बट मैं IGL लैंड कर गया हूँ। हालत थोड़ी ख़राब है बट मैं खुश हूँ दिल्ली आके हर बार की तरह। और मेरा बहुत प्यारा शहर है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी ये चीज़ बताऊं क्योंकि मैंने आज पहली बार फील की जब कोरिया के लोग मुझे मिले जो दिल्ली ट्रांसिट से थे और काठमांडू घूमने आए हुए थे। वैसे ही नेपाल के लोग यहाँ बहुत सारे रहते हैं तो नेपाली भी दिल्ली में आपको घूमते मिलेगी। तो यहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का। आप कोई सी भी भाषा दिल्ली में बोल सकते हैं। ये दिल्ली अकेला शहर है इस देश का जो आपको हर लैंग्वेज बोलने को फ्री छोड़ता है। आपसे कोई लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करता, कोई ये नहीं पूछता कि आपकी क्या लैंग्वेज है क्या नहीं है। तो ये सबसे अमेजिंग चीज़ है दिल्ली के बारे में। और फ्रैंकली अभी मैं बहुत खुश हूँ दिल्ली में फाइनली लैंड होने के बाद। भाई दिल्ली लैंड करने के बाद कभी ये गलती मत करना यहाँ पे कैब लेने की, क्योंकि यहाँ पे $7 से $8 कैब के चार्जेस रहते हैं। ऊबर सब बहुत एक्सपेंसिव रहता है। तो ये है सीधा मेट्रो जो कि दिल्ली के बिल्कुल एयरपोर्ट पे जैसे ही आप लैंड करेंगे तो आपको यहाँ पे सीधा मेट्रो दिखती है। और वो मेट्रो आप सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पे लीजिए, मेट्रो की तरफ वॉक कीजिए। और सबसे बड़ा हैक बताता हूँ, यहाँ से एक मेट्रो स्टेशन भी आप चले जाएंगे ना और उसके लिए बाद दिल्ली की कहीं भी कैब लेंगे तो 1/4 हो जाएगी। मैं हर बार यही करता हूँ क्योंकि हर बार पैसे वेस्ट नहीं करने होते, तो इसी रीज़न की वजह से मैं भी हर बार यही करता हूँ। तो मेक श्योर कि आप मेट्रो लीजिए और एक स्टेशन चले जाइए। एक स्टेशन के बाद आगे आपको आराम से कहीं पे भी टैक्सी, ऑटो कुछ भी मिल जाएगा, ऊबर मिल जाएगी। और रेट जो है वो लगभग आपके 1/4 1/3 के आसपास। भाई ये एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन, ये पूरा मेट्रो स्टेशन यहाँ बड़ा सुंदर बना हुआ, बिल्कुल साफ़, कोई गंदगी नहीं पूरे मेट्रो स्टेशन के ऊपर और बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकता हुआ मेट्रो स्टेशन सारे में। तो ये सबसे अमेजिंग चीज़ है यहाँ की। मेक श्योर आप दिल्ली आ रहे हैं तो मेट्रो का ज़रूर यूज़ करें। मैं खुद दिल्ली से हूँ, उसके बाद भी कैब नहीं लेता। मेट्रो यहाँ बहुत ज़रूरी है। बहुत अमेजिंग नेटवर्क है दिल्ली की मेट्रो का, बहुत अमेजिंग सीरियसली। भाई फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं घर और आज के दिन को फाइनली करते हैं ख़त्म। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।